हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लास। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा दोबारा से अपने क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा इसके लास्ट क्लास में हमने सीख रखा था रेप्लिकेशन के बारे में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेटा किसको? ट्रांसक्रिप्शन को। तो फटाक से देर ना करते हुए आप लोग भी हेडिंग लगाइए बेटा ट्रांसक्रिप्शन। फटाक से आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन को। देखिए ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग ना 4-5 सब टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। किसमें बेटा? 4-5 सब टॉपिक में। ठीक है, तो पहला जो सब टॉपिक पढ़ेंगे, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे ना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली क्या है? ठीक है, तो पहले हम कोशिश करेंगे बेटा क्या समझने की? पहले समझने की कोशिश करेंगे बेटा मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहले हम क्या समझेंगे बेटा? मीनिंग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में कहाँ पर होता है, सेल के अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ पर होती है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होती है, यूकैरियोट्स में कहाँ पर होती है, ये बात हम कैसे समझेंगे? जब हम इसकी लोकेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तब हम समझ पाएंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बेटा कि रेप्लिकेशन और आपके ट्रांसक्रिप्शन में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, क्या डिससिमिलरिटीज़ होती हैं, यानी एक कंपैरिजन करेंगे किसके बीच में? ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन के बीच में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? थर्ड टॉपिक जो हम करेंगे बेटा उसमें वो करेंगे कंपैरिजन बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फोर्थ बेटा क्या करेंगे? हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक, फिर लास्ट में हम लोग जो कोशिश करेंगे ना, वो हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, यानी व्हाट आर द स्टेप्स एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग क्या बात करेंगे बेटा? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास 5 सब टॉपिक्स हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द हम बात करने वाले हैं ताकि हमारे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो पाए। ठीक है, हमारे अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बेटा बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम्स में सवाल बनते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें इनको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा किसके बारे में? मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एक सब टॉपिक मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए मेरे पास मान लीजिए क्या है, मेरे पास एक डीएनए है। डीएनए तो बेटा डबल स्ट्रैंड होता है। हाँ सर, होता है। ये क्या है? मेरे पास एक डीएनए है। क्या है? मेरे पास एक डीएनए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, डीएनए को बीच से हमने क्या किया? थोड़ा सा ओपन कर दिया किसी एक स्पेशल जगह से। ठीक है, अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग दिख रहे हैं। अब इन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड की कॉपी करके आरएनए बनाने की प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। हम क्या करते हैं? डीएनए को ओपन कर दिए, ओपन करने के बाद इन दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके हमने क्या बना लिया? आरएनए बना लिया। क्या कर लिया बेटा? आरएनए बना लिया। और ये जो आरएनए बनने की प्रोसेस है, क्या बनाया हमने? एक आरएनए बनाया। और ये जो आरएनए बनने की प्रोसेस है, ये जो रेड कलर का आपके पास आरएनए बना हुआ है ना, इस आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या कह रहे हो आप? ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हो। डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब समझ आ गया व्हाट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन? फिर से समझ लो, डीएनए के एकदम सिंपल वर्ड में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन।
सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डीएनए को ओपन किया। ओपन करने के बाद उसके किसी एक स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके हमने क्या बनाया, आरएनए बनाया, और यही क्या है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक यूकैरियोटिक सेल है। ये क्या है बेटा, एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल है बेटा, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ऐसे। अब न्यूक्लियस है बेटा, तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्रोमैटिन होंगे, यानी डीएनए होगा। ठीक है, अब डीएनए को ओपन करके उसके किसी एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया एक आरएनए। ठीक है देखो यहाँ पर क्या बना लिया, हमने एक आरएनए बना लिया। ठीक है, अब इस आरएनए को नाम दिया हमने एचएनआरएनए। ठीक है, अब ये एचएनआरएनए क्या हुआ बेटा, मॉडिफाई होकर बाहर आया। बाहर आया किस रूप में, ऐसे एक एमआरएनए के रूप में। ठीक है, तो इस डीएनए से ये आरएनए बनने की प्रोसेस जो है ना, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू फॉर्म आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है बेटा, डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, द प्रोसेस ऑफ copying of information from one strand of DNA to form RNA is called ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बात समझ आई बेटा। हमारे पास क्या था, हमारे पास एक डीएनए था। डीएनए को हमने ओपन किया, फिर उसके किसी एक स्ट्रैंड की कॉपी करके हमने क्या बनाया, एक आरएनए बनाया यूकैरियोट्स में। उनको नाम दिया हमने एचएनआरएनए का। क्या नाम दिया बेटा, एचएनआरएनए का। बाद में ये मॉडिफाई होके क्या बना, ये बना क्या, ये बना एमआरएनए। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने की प्रोसेस ही क्या है, आपकी ट्रांसक्रिप्शन है। क्या है बेटा, यही प्रोसेस क्या है, आपकी ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ रही है तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आई तो एक बार फिर से सुन लो कि आपके पास क्या है, एक डीएनए है। डीएनए को ओपन किया, डीएनए को ओपन करने के बाद उसके दो स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनाने की प्रोसेस को ही हमने क्या कह दिया, ट्रांसक्रिप्शन कह दिया। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में, अब बात करते हैं उसकी लोकेशन के बारे में। तो दूसरा जो सब टॉपिक हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे बेटा लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ पर होती है बेटा, तो वो होती है सर सेल्स में। सेल्स कितने टाइप की होती हैं सर, दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं पर होती होगी और कहीं पर यूकैरियोटिक सेल में भी होती होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल बेटा विदाउट न्यूक्लियस सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी हैं, ये बेटा विदाउट न्यूक्लियस सेल्स होती हैं। ठीक है, दैट्स वाई ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। अगर आपकी ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या है बेटा, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसका डीएनए कहाँ होता है, ऐसे साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, एक मिनट, साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा अलग कलर से कर लेते हैं, रेड कलर से। अब बताओ इसकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी तो कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म में होगी ना। तो हम क्या लिख लेते हैं बेटा, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन occurs in साइटोप्लाज्म। ठीक है, यूकैरियोट्स में कहाँ पर होती है बेटा, यूकैरियोटिक सेल कैसे होती हैं, विद न्यूक्लियस सेल होती हैं।
ये कैसे सेल्स हैं बेटा? विद न्यूक्लियस सेल्स हैं। अगर विद न्यूक्लियस सेल्स हैं तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ पर होगी? विद इन न्यूक्लियस होगी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा? इन यूकैरियोटिक सेल्स, इन यूकैरियोटिक सेल्स, इन यूकैरियोटिक सेल्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन occurs in the nucleus of cell। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, उसकी एक्चुअल में लोकेशन क्या होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पर होगा? वो साइटोप्लाज्म में होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पर होगा बेटा? वो न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा कहाँ पर? कंपैरिजन की ओर, जहाँ पर हम कंपेयर करेंगे किसको बेटा? कंपेयर करेंगे रेप्लिकेशन को किसके साथ? ट्रांसक्रिप्शन के साथ। तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहते हैं तो वही मेंशन कर लीजिए कि कौन सा प्रिंसिपल काम करता है डीएनए से आरएनए बनाने में। तो बेटा प्रिंसिपल कौन सा काम करता है डीएनए से आरएनए बनाने में? तो प्रिंसिपल काम करता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का। प्रिंसिपल कौन सा काम करता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का। समझ आया बेटा? अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ मैं। इधर ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है? एक डीएनए है। ये क्या है? एक डबल स्ट्रैंड का डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंड के डीएनए को सबसे पहले अगर ट्रांसक्रिप्शन करना है तो इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऐसे ओपन कर दिया। एक अगर 5 प्राइम है तो एक 3 प्राइम होगा, इधर 3 प्राइम है तो इधर क्या होगा बेटा? 5 प्राइम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा लेते हैं? कुछ न्यूक्लियोटाइड्स लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं बेटा? कुछ न्यूक्लियोटाइड्स लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर यहाँ पर मेरे पास ए है तो यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी होगा बेटा। इतनी सी बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा कि जो आरएनए की सिंथेसिस होती है ना, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है ना, 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। अगर 5 to 3 डायरेक्शन में होनी है तो यानी सामने वाला स्ट्रैंड 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है तो ये सामने वाला बेटा 5 होगा, और 5 to 3 होनी है यानी 3 तो इस साइड, ये 5 है तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 5 आएगा। तो अगर इस स्ट्रैंड की कॉपी हो रही है तो आरएनए बनने की डायरेक्शन क्या होगी? आरएनए बनने की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बेटा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर सामने 5 आएगा, यहाँ पर 5 प्राइम है तो यहाँ पर 3 आएगा। अब बनने की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ से यहाँ होगी या फिर यहाँ से यहाँ होगी? तो आपका आंसर होगा सर ऊपर से नीचे की तरफ होगी, तो ये यहाँ से बनेगा बेटा। अब यहाँ पर टी है तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होता है बेटा? टी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होता है? टी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो होता है ना वो ए होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर यहाँ पर जी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर सी है तो यहाँ पर आ जाएगा जी। यहाँ पर जी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सी। फिर यहाँ पर जी है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। फिर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर जी आ जाएगा। यहाँ पर टी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है ना, ये कैसा है बेटा? यही तो आपका आरएनए है। ये जो आपका बना हुआ है, ये आपका एक नया जो स्ट्रैंड बना हुआ है, ए है, इसमें सी है, जी है, फिर सी है, फिर सी है, फिर जी है, फिर ए है। ए है, सी है, जी है, फिर सी है, फिर सी है, फिर जी है, फिर ए है। ये जो बना हुआ है ना, ये क्या है आपका? ये तो आरएनए है। तो एक स्ट्रैंड से बना है। कौन से स्ट्रैंड से बना है? इस स्ट्रैंड से बना है। ठीक है, तो किसी एक स्ट्रैंड की ही इन्फॉर्मेशन कॉपी करके आरएनए बन रहा है। ठीक है, और इस आरएनए को बनने में क्या हुई है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की ही प्रोसेस हुई है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हुआ है? एक आरएनए की चेन बनी है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा बेटा कि कौन सा प्रिंसिपल काम करता है ट्रांसक्रिप्शन में? तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का ही प्रिंसिपल काम करता है किसमें? आरएनए फॉर्मेशन में। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर हम लोग देखते हैं कंपैरिजन को किसके बीच में? रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के बीच में। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे इसका। चलिए अब इसको रफ किया जाता है। हाँ,
अब फटाक से हेडिंग डालिए बेटा, कंपैरिजन बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। बेटा हेल्थ थोड़ा सा ठीक है नहीं, थोड़ा सा आप मैनेज करिए। अब कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें एकदम सही हो जाएं, पुरानी रिदम में आ जाएं हम भी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं। चलिए लिखते हैं बेटा, हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अब हम लोग कर रहे हैं बेटा कंपैरिजन, किसके बीच में, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के बीच में। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कंपैरिजन बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस साइड में लिख लेते हैं बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। आप ऐसे दो कॉलम बना लीजिए, एक साइड में लिख लीजिए आप डीएनए रेप्लिकेशन एंड दूसरे साइड में लिख लीजिए बेटा आप ट्रांसक्रिप्शन। क्या लिखेंगे बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है ना वो इन्हीं दोनों टॉपिक के इर्द गिर्द रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले पहला पॉइंट जो हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास एक डीएनए होगा, चाहे वो रेप्लिकेशन करना हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन करना हो, दोनों में डीएनए को ओपन करना पड़ता है। ठीक है, चलो दोनों में डीएनए को हमने क्या किया, ओपन कर दिया। ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये आपका 3 प्राइम एंड है और ये आपका 5 प्राइम एंड है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन में डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे दोनों प्रोसेस में, फिर हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर होती है। ठीक है, तो पहली बात क्या लिखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस दोनों स्ट्रैंड पर होती है। कैसे, देखो एक स्ट्रैंड पर तो कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस डीएनए की चेन बनती है, और एक पर क्या बनती है बेटा, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स के रूप में बनती है। ठीक है, तो जिस पर कॉन्टिन्यूअस बनती है ना बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको तो हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहते थे। थोड़ा सा याद करिए आप रेप्लिकेशन को। जिस पर डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस थी उसको हम लोग क्या कहते थे, लैगिंग स्ट्रैंड कहते थे। ठीक है, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं ना कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के तरीके से काम करते हैं। इसको देखकर ये चेन बन रही है, इसको देखकर ये वाली चेन बन रही है। सॉरी, एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा ज़रा, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू है यहाँ पर बेटा। हाँ बेटा, तो हम क्या देख रहे थे, हमने ये कहा कि इसको देखकर ये स्टैंड बन रहा है, इसको देखकर ये वाला बन रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये टेम्पलेट हो गया, क्योंकि इसको देखकर ये बन रहा है, यानी जिसकी कॉपी हो रही है जिस स्ट्रैंड की वो क्या है, एक टेम्पलेट है। ये भी क्या है, एक टेम्पलेट है, क्योंकि इसको भी देखकर क्या बन रहा है, एक स्ट्रैंड बन रहा है। तो यानी रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करते हैं। तो पहली बात इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा कि बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए act as template. बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पर देख बेटा क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों में से किसी एक की ही कॉपी होगी और ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख बेटा अगर ये 3 प्राइम है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, यानी ये क्या है, 3 प्राइम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये केवल और केवल एक स्ट्रैंड को कॉपी करके आरएनए बन रहा है। ठीक है, एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानकर इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू एक आरएनए बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके केस में, ट्रांसक्रिप्शन के केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर केवल एक स्ट्रैंड यानी ये वाला टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसको ही देखकर ये स्ट्रैंड बन रहा है किसका, आरएनए का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ओनली वन strand of DNA act as template
ठीक है, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात देखो बेटा, ये जो डीएनए से एक नया स्ट्रैंड बन रहा है डीएनए का, यहाँ पर डीएनए से एक स्ट्रैंड बन रहा है आरएनए का। इन सब प्रोसेस में कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता होगा, कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता होगा। तो यहाँ पर भी कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पर भी कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा, और इस साइड में भी कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो क्या दोनों में सेम एंजाइम होते हैं कि अलग अलग होते हैं बेटा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है ना, वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। जब डीएनए से आप डीएनए बना रहे हैं ना, तो वहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है ना बेटा, वो क्या है? वो है आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ से क्या बना रहे हैं बेटा आप? यहाँ पर डीएनए से आप आरएनए बना रहे हैं, लेकिन आरएनए किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं? डीएनए को देखकर ही तो बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है ना, वो डीएनए पर डिपेंड है, लेकिन आरएनए बन रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। क्या है बेटा? ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की बेटा क्या है? कुछ शर्तें होती हैं, तो इसकी दो कंडीशंस हैं, ये अपनी दो शर्तों पर ही करेगा। पहली बात तो ये जो नई चेन की सिंथेसिस कर रहा है, नई चेन की जो सिंथेसिस करेगा उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू क्या होगी? 3 प्राइम होगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसको पहले से बनी बनाई एक चेन चाहिए कि एक साइड में 5 हो, एक साइड में 3 हो, तो ये नए न्यूक्लियोटाइड को 3 डायरेक्शन में जोड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए बेटा? इट रिक्वायर प्राइमर। प्राइमर का मतलब क्या है बेटा? पहले से बनी बनाई कोई चेन इसको चाहिए, तभी ये उसके पीछे 3 प्राइम डायरेक्शन में नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता हुआ चला जाएगा, जिससे क्या होगी? एक नई चेन बनती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इधर क्या करेगा? ऐड करता चला जाएगा, तो एक चेन ऐसे बनती चली जाएगी। ठीक है, इसकी दो कंडीशन है। इसकी कितनी कंडीशन है बेटा? ओनली वन कंडीशन इसकी है कि भैया मैं इतना भाव नहीं खाता हूँ, ये भाव खाता है भाई। इसके पास इसकी दो शर्तें हैं कि पहली बात तो मैं सिंथेसिस करूँगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। दूसरी शर्त मेरी ये है कि मुझे पहले से बनी बनाई एक चेन चाहिए। तो इतना भाव नहीं खाता भाई ये, इसको सिर्फ और सिर्फ इसका यही कहना है कि भाई मैं सिंथेसिस कर दूंगा, कोई आइमर प्राइमर नहीं चाहिए, बस बात सिर्फ इतनी है कि मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम करूंगा। तो इसकी भी सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होती है? ये भी जब सिंथेसिस करेगा, नई चीज़ को बनाता है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनाता है। तो ये भी सिंथेसिस करता है कैसे बेटा? ये भी करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। ठीक है, तीसरी क्या खास बात है बेटा? तीसरा डिफरेंस देखो, तीसरा डिफरेंस ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जिनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, वो बनते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के केस में कोई स्मॉल फ्रेगमेंट यानी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा? स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड। इसके केस में क्या होगा बेटा? इसके केस में जो थर्ड पॉइंट हम लिख रहे हैं ना, इसमें कोई ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो नो ओकाज़ाकी, नो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, चौथी बात क्या लिखेंगे बेटा? चौथी बात ये लिखेंगे कि जो हमारी एक सेल होती है, उसके अंदर रेप्लिकेशन भी हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। तो सेल बेटा एक सेल साइकिल से गुजरती है। हर सेल जो है वो क्या करेगी? एक सेल साइकिल से गुजरेगी। कोई भी यूकैरियोटिक सेल होगी ना, वो किससे गुजरेगी? एक सेल साइकिल से गुजरेगी। ठीक है, अगर सेल साइकिल से गुजर रही है ना, तो उसमें आती है बेटा G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। ठीक है, M फेज में सेल का डिवीज़न हो जाएगा। G1 फेज, S फेज और G2 फेज को कलेक्टिवली इंटरफेज कहते हैं।
एस फेज में क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है। एस फेज तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक डीएनए की एक नई कॉपी यानी एक नया डीएनए तैयार नहीं हो जाता। तो डीएनए रेप्लिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस कहाँ पर होती है, सेल साइकिल के एस फेज में होती है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, रेप्लिकेशन में क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस प्रोसेस occurs in S phase of सेल साइकिल ऑफ सेल, यानी सेल साइकिल की जो एस फेज होती है उसमें ये प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस कहाँ होती है बेटा, ये प्रोसेस G1 फेज में एंड G2 फेज में होती है। तो क्या लिखेंगे बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन occurs in G1 and G2 phase of सेल साइकिल। देखो एक्चुअली होता क्या है बेटा कि ये मान लो एक सेल साइकिल का एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक, ये हो गई G1 फेज, ये हो गई S फेज, ये हो गई G2 फेज और ये हो गई बेटा M फेज। इसमें क्या होती है बेटा ना, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जिनके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंजाइम। ठीक है, ध्यान सुनेंगे बेटा। इस G1 एंड G2 फेज में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी नई चीज़ों की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, एंजाइम चाहिए होते हैं। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब वो प्रोटीन कहाँ से बनते हैं, तो देख बेटा इधर मेरे पास एक डीएनए है, ठीक है। डीएनए में एक छोटा सा पार्ट ये है जो क्या बनाता है, एक आरएनए बनाता है, और इस आरएनए से क्या बन रही है, एक कोई स्पेशल प्रोटीन बन रही है, और हो सकता है ये प्रोटीन किसी एंजाइम का काम कर रही हो। तो जितने एंजाइम बनेंगे उतनी ही, जितने टाइप के एंजाइम की आवश्यकता होगी, जितने सारे एंजाइम्स की आवश्यकता होगी, उतने ही प्रोटीन्स की आवश्यकता होगी। उतने ही प्रोटीन होंगे तो उतने ही एमआरएनए बनेंगे, उतने ही एमआरएनए बनेंगे तो यानी उतने ही क्या होंगे, एमआरएनए के लिए उतने ही डीएनए होंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन है। तो अगर G1 प्रोसेस में और G2 प्रोसेस में अगर मुझे प्रोटीन बनानी है तो भाई साहब मुझे ट्रांसक्रिप्शन से तो गुजरना ही पड़ेगा ना, डीएनए से एमआरएनए बनवाना ही पड़ेगा, तभी तो मैं प्रोटीन बना सकता हूँ, अदरवाइज कैसे बना सकता हूँ, नहीं बना सकता भाई, ठीक। तो G1 और G2 फेज में क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब सवाल ये है कि क्या सेल साइकिल में रेप्लिकेशन की प्रोसेस बार बार हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस एक से अधिक बार हो सकती है। अभी यहाँ किसी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, कुछ टाइम बाद फिर से ज़रूरत पड़ी तो फिर से ट्रांसक्रिप्शन हो गया, फिर कुछ टाइम बाद पड़ी तो फिर से ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेल साइकिल में केवल एक बार होती है। ये बेटा बहुत क्रक्स वाला पॉइंट है, आप याद रखेंगे इसको, नोट डाल के मैं कहीं पर लिख देता हूँ कि रेप्लिकेशन सेल साइकिल में केवल एक बार होता है, ठीक है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस मोर देन वन टाइम होती है, यानी एक से ज़्यादा बार ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। कहाँ पर, सेल साइकिल में, ठीक है। तो नोट डाल के बेटा यहाँ पर लिखेंगे, नोट डालकर एक शॉर्ट नोट टाइप का लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक। नोट डालते हैं और यहाँ पर कुछ लिखते हैं। नोट डाल के जब पहली बार लिखने की कोशिश करते हैं वो लिखते हैं रेप्लिकेशन अकर्स only once in a cell cycle, ठीक है, while transcription occurs, transcription can occurs लिख लो, more than one time इन ए सेल साइकिल। एक सेल साइकिल में एक से अधिक बार ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो सकती है, बट रेप्लिकेशन केवल एक बार ही होता है, ठीक है। तो ये था क्या बेटा, ये थी हमारे डिफरेंस की बात, किसके बीच में, ये थी डिफरेंस की भी बात बेटा रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के बीच में। अब बात कर लेते हैं बेटा सिमिलैरिटीज़ के बारे में, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन, यहाँ पर डिफरेंस देख लिया, यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं, ठीक। आई होप यहाँ पर चीज़ें दिख रही होंगी, सिमिलैरिटीज़,
ठीक है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़? पहली सिमिलरिटी क्या देख रहे हैं हम? पहली सिमिलरिटी ये देख रहे हैं, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो चाहे रेप्लिकेशन हो रहा है, दोनों में टेम्पलेट के रूप में किसका इस्तेमाल हो रहा है? डीएनए का ही इस्तेमाल हो रहा है। टेम्पलेट के रूप में किसका इस्तेमाल हो रहा है बेटा? टेम्पलेट के रूप में यहाँ भी डीएनए यूज़ हो रहा है, यहाँ भी डीएनए यूज़ हो रहा है। तो क्या लिखोगे? इन बोथ प्रोसेस, इन बोथ प्रोसेस डीएनए इज यूज्ड एज टेम्पलेट। ठीक है। फिर दूसरा सिमिलरिटी क्या है बेटा? दूसरा सिमिलरिटी ये है कि दोनों में जो सिंथेसिस हो रही है वो देखो कैसे हो रही है बेटा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो क्या लिखोगे कि जो सिंथेसिस हो रही है, यानी सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड इज ऑलवेज कैसी है बेटा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है। तो ये हो गए बेटा सिमिलरिटी की बात, ये हो गए डिससिमिलरिटी की बात। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होंगी आई होप। अगर क्लियर हैं बेटा तो फटाक से स्क्रीनशॉट करें। तो देन हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा आप सुन लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा कि सर ऐसी क्या दिक्कत है कि दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड से ही आरएनए बन रहा है, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बन सकता? ठीक है। अगर बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? ठीक। तो केवल एक ही स्ट्रैंड से क्यों आरएनए बनता है, दो से क्यों नहीं बनता है? इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की क्लास में। ठीक है। यानी अब जो हम आगे चलेंगे इसको करने के बाद उसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों स्ट्रैंड क्यों कॉपी नहीं होते हैं। ठीक है। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करें बेटा, दिन आगे बढ़ते हैं। चल बेटा हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मन में एक क्वेश्चन आता है, वाई बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नॉट कॉपीड इन ट्रांसक्रिप्शन? वाई, क्वेश्चन क्या है मेरा? वाई बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नॉट फॉर्म आरएनए in transcription? ठीक। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनता ट्रांसक्रिप्शन में? ये बातें हमको समझने की कोशिश करनी है क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे मेंशन है। ठीक है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन डू, यानी एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है। तो यहाँ पर क्या समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन डू। अगर हमें ये समझ आ गया ना कि एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन करता क्या है, तो हमें ये समझ आ जाएगा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनता ट्रांसक्रिप्शन में। व्हाट एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन डू। ठीक। मेरे पास एक डीएनए है बेटा। ठीक। इस डीएनए से क्या बनाया हमने? एक आरएनए बनाया। ठीक है। प्रोसेस को नाम क्या दिया? प्रोसेस को नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आरएनए क्या हुआ बेटा? न्यूक्लियस से बाहर आया। बाहर आने के बाद विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम इसने क्या बनाया बेटा? इसने बनाया एक प्रोटीन। क्या बनाई? एक प्रोटीन बनाई। ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, ये क्या था बेटा? एक डीएनए था। डीएनए में एक छोटा सा सेगमेंट था, ऐसे छोटा सा स्पेशल सेगमेंट था ये, जिससे क्या हुआ, जिसके किसी एक स्ट्रैंड की कॉपी करके क्या बना? एमआरएनए बना।
ठीक है। फिर इससे क्या बनी बेटा, इससे बनी प्रोटीन, और इस प्रोसेस को मैंने कहा ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये हमारे में ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बन गई, प्रोटीन बन गई। अब ये प्रोटीन क्या कर सकती है, हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें किसी एक कैरेक्टर को क्या कर रही है, ये एक्सप्रेस कर रही है। तो क्या करेगी बेटा, दिस प्रोटीन एक्सप्रेस एनी वन ऑफ कैरेक्टर, यानी किसी एक लक्षण को क्या कर रही है, दिखा रही है, किसी एक कैरेक्टर को क्या कर रही है बेटा, एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। आपने मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ना कि 1 जीन 1 प्रोटीन, 1 जीन 1 कैरेक्टर। 1 जीन 1 कैरेक्टर कैसे बेटा, कि एक जीन क्या करता है, एक ही प्रोटीन बनाता है, और एक प्रोटीन क्या करती है, केवल एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस करती है, ठीक है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा है बेटा, 1 जीन का मतलब 1 स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, 1 जीन 1 प्रोटीन 1 कैरेक्टर। ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बेटा कहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या हो जाए, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की कॉपी करके आरएनए बन जाए तब क्या होगा, ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सपोज करो मेरे पास क्या है, एक डीएनए है बेटा, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे मज़ा आ जाएगा, नहीं समझ पाओगे दोबारा से रिपीट करके देखना, कोशिश मेरी यही है कि अच्छे से समझ जाओ। अब इसमें क्या है बेटा, ऐसे छोटे छोटे से यूनिट्स हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से स्मॉल सेगमेंट्स हैं, ठीक है। इस सेगमेंट को मैंने नाम दिया जीन का। अब इसके डीएनए को मैं ऐसे ओपन कर दिया था, चलो इसका स्ट्रैंड ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर का ही बनाते हैं। इसके दोनों स्ट्रैंड को ऐसे ओपन कर दिया गया। ये अगर बेटा 3 प्राइम है, सॉरी ये अगर 5 प्राइम है तो ये वाला 3 प्राइम कर देते हैं, ये 5 प्राइम हो जाएगा और ये 3 प्राइम हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर कुछ न्यूक्लियोटाइड भी मेंशन कर लेते हैं, A T C G, T C A G, G T C G। यहाँ पर G है बेटा तो इसके सामने C होगा, C है तो G होगा, T है तो A होगा, G है तो C होगा, फिर यहाँ पर G है तो C होगा, A है तो फिर T होगा, C है तो फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पर G होगा, T है तो यहाँ पर क्या होगा, A होगा, कुछ भी लगा लीजिए आप, ठीक, ज़रूरी नहीं है जो हम लिख रहे हैं वही लिखिएगा आप। T है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, A होगा, यहाँ पर A है तो यहाँ पर क्या होगा, T होगा। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर ये 3 प्राइम है, ठीक है। अब दोनों स्ट्रैंड को अलग कर लिया। अब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होना है, ट्रांसक्रिप्शन तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सॉरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना है, ठीक है। तो चलो ये अगर 3 प्राइम है तो 5 प्राइम इसका यहाँ पर आएगा, एक डायरेक्शन तो ये हो गई। अगर इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानकर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो आरएनए बनने की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होगी, क्योंकि ये 5-3 है तो ये क्या होगा, 5 प्राइम होगा, और ये क्या होगा बेटा, 3 प्राइम होगा, ये डायरेक्शन है। अगर इस स्ट्रैंड को क्या माना जा रहा है, इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर 3 है तो बेटा यहाँ पर 5 होगा, तो और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 3 होगा, तो आरएनए बनने की डायरेक्शन क्या होती है, 5 to 3, तो यानी बनने की डायरेक्शन बेटा ये होगी, ठीक है। चलो अब इसी एक सेगमेंट को मैंने बड़ा करके ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये जो ब्लैक वाला है ना बेटा, ये आरएनए है, तो आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स कैसे आएंगे, देखो यहाँ पर A है तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, आरएनए है तो U आएगा, बिकॉज आरएनए में थायमिन की जगह पर क्या होता है, यूरैसिल होता है, ठीक है। यहाँ पर T है बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, यहाँ पर C है, यहाँ पर G आ जाएगा, यहाँ पर G है, यहाँ पर C, यहाँ पर T, यहाँ पर A, यहाँ पर C, यहाँ पर G, यहाँ पर A, यहाँ पर U आ जाएगा, G है तो C आ जाएगा, फिर G है तो C आ जाएगा, T है तो A आ जाएगा, C है तो बेटा G आ जाएगा, G है तो यहाँ पर C आ जाएगा। एक आरएनए ये बन गया है, ठीक है। हमारे पास एक आरएनए ये है और एक आरएनए ये है, ठीक है।
टी है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर यू आ जाएगा। यहाँ पर जी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा सी। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी आ जाएगा। ए है तो यहाँ पर यू आ जाएगा। जी है तो यहाँ पर सी आ जाएगा। टी है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। सी है तो जी आ जाएगा। सी है तो जी आ जाएगा। ए है तो यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी आ जाएगा। फिर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब देखो, इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से कॉपी करके हमने 2 आरएनए बनाए हैं। ठीक है, अब दोनों आरएनए को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, चलो एक आरएनए को यहाँ पर ड्रॉ किया बेटा मैंने, एक आरएनए को यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, बात समझने की कोशिश करेंगे बेटा। अच्छा चलो, वहाँ नहीं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, छोटी सी जगह में, ताकि चीज़ों को अच्छे से समझा जा सके। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अब ध्यान से समझिए बेटा, ध्यान से समझिए। इस पर कोड क्या क्या है, इस पर है UAG, CAG, फिर UCC, AGC। ठीक है, ये कोड है। ठीक है, नीचे वाले पर क्या कोड है बेटा, नीचे वाले पर है AUC। ठीक, फिर क्या है, G है, फिर क्या है, U है, फिर C है, फिर A है, फिर G है, फिर G है, फिर यहाँ पर U है, फिर यहाँ पर C है, यहाँ पर G है। तो ये 2 अलग अलग आरएनए हैं। एक आरएनए ये वाला है और एक आरएनए बेटा ये वाला है। इस आरएनए पर ध्यान से देखेंगे बेटा, इस आरएनए पर अगर 3 का कोड देखोगे तो UAG, वहाँ यार बना के गलत कर दिया, इधर ही बनाना चाहिए था, CAG, फिर UCC। आप नीचे मत बनाइएगा, आप ऐसे बना लीजिएगा, डबल काम करना पड़ रहा है हमको, AGC। ठीक है, ये वाला आरएनए यहाँ पर है। ठीक है, ये बेटा क्या है आपका 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है, यहाँ पर है AUCG। ठीक है, अब ध्यान से देख बेटा, ये भी एक आरएनए है, ये भी एक आरएनए है, दोनों एक ही डीएनए के सेगमेंट से बना हुआ है। तो इस आरएनए से अगर प्रोटीन बनेगी तो कैसे बनेगी, देख, इस आरएनए से प्रोटीन बनेगी ना, तो ये क्या करेगा, इस पर 3 के जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इनके ग्रुप को हम कहते हैं कोडॉन। क्या कहते हैं बेटा, कोडॉन कहते हैं। और कोडॉन क्या करता है बेटा, एक पर्टिकुलर फॉर वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। कोडॉन क्या करता है, किसी एक अमीनो एसिड को कोड करता है। कैसे करता है, जब हम लोग इस mRNA से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को पढ़ेंगे तब समझेंगे। हर कोडॉन क्या करता है, एक निश्चित अमीनो एसिड को लगाता है। तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड आ गया, चलो मान लो कुछ भी आ गया। यहाँ पर ये एक अलग कोड है, ये किसी और अमीनो एसिड के लिए है। ये एक अलग कोड है बेटा, ये किसी और अमीनो एसिड के लिए होगा। ये कोई अलग कोड है, ये कोई और अमीनो एसिड के लिए होगा। यानी यहाँ पर 4 अलग अलग कोड थे, इसने 4 अलग अलग तरीके के क्या लगा दिए बेटा, अमीनो एसिड लगा दिए। अब इस अमीनो एसिड की चेन से क्या बन रही है बेटा, एक प्रोटीन बन रही है। ये क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, अब प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या करता है बेटा, प्रोटीन कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। क्या कर रहा है बेटा, ये कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर जब कोड अलग होते हैं ना, कोडॉन जब अलग होते हैं ना, तो वो अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग अलग कोडॉन, 2 अलग अलग कोडॉन एक अमीनो एसिड को नहीं कोड कर सकते, ऐसा नहीं है बेटा। 64 कोडॉन होते हैं, जिसमें से वो सब मिलकर कुछ गिनती के ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, 64 अमीनो एसिड को कोड नहीं करते वो। ठीक है, तो एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन हो सकते हैं,
लेकिन एक कोडॉन केवल एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। तो यहाँ पर क्या किया बेटा, इन लोगों ने, यहाँ पर देख, यहाँ पर कोड अलग था, यहाँ पर कोड क्या था, अलग था। दो अलग अलग आरएनए बने थे तो दोनों के कोड अलग अलग हैं। तो इसने क्या किया, अपना एक अलग अमीनो एसिड लगाया, इसने क्या किया बेटा, एक अलग अमीनो एसिड लगाया, इसने क्या किया, एक अलग अमीनो एसिड लगाया, इसने क्या किया, एक अलग अमीनो एसिड लगाया। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर यहाँ के जो कोडॉन थे ना, उन्होंने क्या किया, एक अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया, सॉरी पेप्टाइड चेन बना दी। यानी क्या बनाया बेटा, एक प्रोटीन बनाया। अब ये प्रोटीन क्या करेगी बेटा, ये प्रोटीन आप मुझे बताओ कि क्या ये दोनों सेम होंगे बेटा। जब इसके कोड अगर सेम होते, इन दोनों आरएनए के कोडॉन अगर सेम होते ना, तो ये अमीनो एसिड भी सेम होते। लेकिन ये कोडॉन क्या है बेटा, डिफरेंट है, और डिफरेंट जो कोडॉन होते हैं ना, वो अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो अगर इसके कोडॉन डिफरेंट हैं, इसके भी कोडॉन डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है बेटा कि इसकी जो बनी हुई अमीनो एसिड की चेन है और इसकी बनी हुई अमीनो एसिड की चेन दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो रेड वाली ब्लू वाली से क्या है बेटा, डिफरेंट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, एक अलग कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, मान लो कि एक डीएनए था, छोटा सा पीस था, जिसको मैंने क्या नाम दिया, जीन दिया। जीन के दोनों स्ट्रैंड को ओपन किया, पहले ये वाले स्ट्रैंड से ये एमआरएनए बना, बाद में ये बना। तो ये बना फर्स्ट, ये बना बेटा लेटर, यानी ये पहले बना, ये बना बाद में। ये पहले बना तो इसने ये प्रोटीन पहले बना दी होगी, तो ये कैरेक्टर दिख गया। ये जब बाद में बना तो इसने ये प्रोटीन बना दी होगी, तो ये कैरेक्टर भी दिख गया। अब हमें क्या दिख रहा है कि इसी जीन से, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, कि इसी जीन से दो एमआरएनए बन रहे हैं, दो एमआरएनए से दो प्रोटीन बन रही हैं। दो प्रोटीन बनने का मतलब कि दो अलग अलग प्रोटीन बनने का मतलब बेटा, दो अलग अलग कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है कि एक जीन, जो अभी हमने कहा था कि वन जीन वन प्रोटीन वाला कॉन्सेप्ट है, वन प्रोटीन यानी वन कैरेक्टर है, तो एक जीन बेटा क्या कर रहा है, दो अलग अलग प्रोटीन बना रहा है, यानी दो अलग अलग कैरेक्टर बना रहा है। तो एक जीन केवल एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करा रहा है, यानी दो अलग अलग कैरेक्टर को एक्सप्रेस करा रहा है। एक ही जीन दो अलग अलग कैरेक्टर को एक्सप्रेस करा रहा है। कब, जब दोनों स्ट्रैंड पर एमआरएनए की सिंथेसिस अलग अलग टाइम पर हो रही है तब। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या है, टू डिफरेंट प्रोटीन्स, टू डिफरेंट प्रोटीन, टू डिफरेंट कैरेक्टर, दो अलग प्रोटीन, सेम जीन से दो अलग प्रोटीन, दो अलग कैरेक्टर का एक्सप्रेस होना टोटली वायलेशन है किसका बेटा, वन जीन वन कैरेक्टर कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इट टोटली वायलेट्स, इट टोटली वायलेट वन जीन वन कैरेक्टर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पहली बात। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको सेंटेंस वाइज भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटा। इसको रफ करता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं फिलहाल, तो इसको रफ करके यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसको लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस क्या लिखते हैं बेटा कि अगर इन दोनों स्ट्रैंड से अलग अलग टाइम पर, दो अलग अलग टाइम पर दो अलग अलग एमआरएनए बनते हैं तब क्या होगा। तो क्या लिखोगे, व्हेन टू डिफरेंट आरएनए are formed by two strands of a gene at different time, then two different proteins are formed and two different characters are expressed. Then two different characters, two different proteins are formed. ऐसा लिख लो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। two different proteins are formed, so two different characters are expressed
विच वायलेट्स, जो किसको वायलेट करता है बेटा, विच वायलेट वन जीन वन कैरेक्टर कॉन्सेप्ट, विच वायलेट्स वन जीन वन कैरेक्टर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पहली बात, जब दोनों स्ट्रैंड पर अलग अलग टाइम पर क्या होगी, आरएनए की सिंथेसिस होगी, तब क्या होगा। ठीक है, अगर बेटा सेम टाइम पर हो जाए, अगर ये दोनों जिस टाइम पर इसको देखकर ये वाला एमआरएनए बन रहा हो, सेम उसी टाइम पर इस वाले स्ट्रैंड को देखकर ये वाला एमआरएनए बन रहा हो, तो क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर दोनों एक साथ साथ बनेंगे बेटा ना, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी ना, कि क्यों, क्योंकि ए के सामने देखो यू है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस आमने सामने आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है, देखो। ठीक, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कब होगी, जब क्या होगा बेटा, सेम टाइम सिंथेसिस होगी। क्या हो जाएगी, सेम टाइम सिंथेसिस होगी, यानी जब दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से सेम टाइम पर आरएनए की सिंथेसिस होगी ना, ये फर्स्ट लेटर छोड़ दो, जब दोनों सेम टाइम पर क्या होंगे, सिंथेसिस होगी ना, तब क्या होगा, तब बन जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण क्या हो जाएगा बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। ठीक है, तो अगर सेम टाइम पर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से क्या होगी, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से अगर आरएनए की सिंथेसिस होगी, तो उन आरएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने के कारण क्या हो जाएगा बेटा, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में चेंज हो जाएगा। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ना, वो कभी भी प्रोटीन बनाने में सक्षम नहीं होता है, तो इस जीन से प्रोटीन का बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी जीन का एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जीन का एक्सप्रेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बेटा फटाक से आप स्क्रीनशॉट कर लें, तो हम इसको रफ करके यहाँ पर छोटा सा दूसरा पॉइंट लिख देते हैं बेटा आपके लिए, फटाक से यहाँ पर चलिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं बेटा, कि व्हेन टू आरएनए स्ट्रैंड्स, व्हेन टू डिफरेंट RNA are formed by two strands of a gene at same time, then complementary then through complementary base pairing, then through complementary base pairing double stranded RNA is formed। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ लिखता हूँ बेटा, इसी को एक्सटेंड करके थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, कि डबल stranded RNA is not able to form protein, so no protein is formed by gene even after transcription, तो जब जीन से प्रोटीन ही नहीं बन सकती तो फिर जीन किस काम का, जब जीन से प्रोटीन ही नहीं बन सकती तो जीन किस काम का। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आई हो बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग फिर आगे चलेंगे। बेटा क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो बहुत लंबी क्लास तो नहीं ले सकता क्योंकि बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है हमको। ठीक, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को और कोशिश करेंगे उसी क्लास में सीखने की प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी एंड यूकैरियोट्स में भी।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए, और क्लासेस बेटा रेगुलर चलेंगी। अब उसके लिए दिक्कत मत समझिए, हम थोड़ा सा दिक्कत में है, कोई बात नहीं, बट आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।